हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 6.2 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर 3x + 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस r का मतलब समझ लीजिएगा। r अर्थात रियल नंबर्स, और जिन्हें हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि -∞ से +∞ तक। तो आपसे बोला गया है जो ये आपको फलन दिया हुआ है वो निरंतर वर्धमान होगा। तो अब निरंतर वर्धमान का मतलब भी समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई फलन f(x) दिया हो तो आपको उसके निरंतर वर्धमान होने के लिए एक शर्त जरूरी होगी। यदि f(x) आप निकालेंगे और अगर वो हमेशा 0 से बड़ा आ जाए, सबसे पहले आपके पास f(x) दिया होगा, आप उसके बाद उसका f(x) निकालेंगे, अर्थात उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। और यदि उसका अवकलन हमेशा 0 से बड़ा आएगा तो आप बोल देंगे कि आपका जो फलन है वो एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि निरंतर वर्धमान फलन कौन से होते हैं। तो अभी इस प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, f(x) बराबर 3x + 17 आप ले लीजिएगा। अब निरंतर वर्धमान बताने के लिए आपको f(x) निकालना पड़ेगा। f(x) आप निकालेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 x का अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 आएगा, और 17 का यदि अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 17 एक अचर संख्या है। तो यहां से आपने देखा कि f(x) तो 3 आ गया, और आप जानते हैं कि 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f(x) था वो 0 से बड़ा है, इसलिए आप बोल सकते हैं f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन है। या आप बोल सकते हैं f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए, इंक्रीजिंग का चिन्ह मैंने बनाया है यहाँ पर, बढ़ता हुआ। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) बराबर e⁻²x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी r का मतलब वही रियल संख्याएं अर्थात वास्तविक संख्याएं, जिनका मान -∞ से +∞ हो जाएगा। और आपको f(x) दिया गया है फलन e⁻²x, और आपसे बोला गया है कि आपको ये सिद्ध करना है कि निरंतर वर्धमान फलन है। तो उससे पहले, सिद्ध करने से पहले आपको f(x) निकालना पड़ेगा। तो चलिए f(x) निकालते हैं, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए, e⁻² का x का अवकलन करेंगे तो अपने पास e⁻²x आ जाएगा। और अब आपको, चूंकि यहाँ x नहीं था 2x था, इसलिए आपको दोबारा इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ से आपके पास अवकलन 2 आएगा, और ये e⁻²x तो चल ही रहा है, तो 2e⁻²x आ गया। अब आप देखिए, e⁻²x तो एक चरघातांकीय फलन है, और आप जानते हैं कि e⁻²x अर्थात कोई भी चरघातांकीय फलन हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि 2e⁻²x भी 0 से बड़ा होगा। और 2e⁻²x है क्या, अपने पास f(x) ही है, तो आपको यहां से पता लग गया कि f(x) आपके पास 0 से बड़ा हो गया। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को सिद्ध भी हमने कर दिया है। चलिए, अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x एक फलन दिया हुआ था से प्रदत्त फलन, और यहां पर आपके पास 3 भाग दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके भागों को हल करते हैं। तो पहले भाग में आपको हल करना है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान फलन होगा, यह आपको सिद्ध करने को बोला गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको f(x) लिख लीजिएगा आप, तो आपके पास वो sin x हो गया। अब निरंतर वर्धमान है या कोई और भी गुण है उसका, तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप उसके लिए सबसे पहले f(x) निकालेंगे, अर्थात आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए, sin x का यदि आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास cos x आ जाएगा। तो ये आपको सभी भागों में करना पड़ेगा। अब हम प्रथम पार्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान फलन है, ये आपको सिद्ध करना है।
तो देखिए आपको देखना होगा कि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स जो आया है वो 0 से पाई बटे 2 में कैसा होता है। तो आप देखेंगे 0 से लेकर पाई बटे 2 में कॉस एक्स आपके पास हमेशा पॉजिटिव संख्या आती है। आप कॉस एक्स का ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो ये पाई बटे 2 होता है और ये 0.0 है। तो 0 से पाई बटे 2 में आप देखिए हमेशा एक्स अक्ष के ऊपर बन रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब कॉस एक्स का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स ही आपके पास एफ डैश एक्स है, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, या आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा हो गया। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये जो एफ एक्स का ग्राफ होगा वो 0 से पाई बटे 2 में हमेशा निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने ए वाला पार्ट तो हल कर दिया। अब बात आती है बी वाले पार्ट के लिए। तो बी वाले पार्ट में आपको अंतराल जो दिया हुआ है वो है पाई बटे 2 से पाई में निरंतर हासमान है। तो देखिए अभी तक आपने वर्धमान तो समझ लिया है, अब हासमान के लिए देखते हैं। तो अगर आपके पास कोई फलन एफ एक्स दिया हुआ है तो आपको एफ डैश एक्स निकालना होगा, और एफ डैश एक्स यदि आपके पास 0 से बड़ा आएगा तो आप बोलेंगे वर्धमान फलन है, और यदि आपके पास एफ डैश एक्स 0 से छोटा आएगा तो आप बोलेंगे कि हासमान फलन हो जाएगा। तो यहां तक आप अब वर्धमान और हासमान दोनों की परिभाषा भी समझ चुके हैं। तो देखिए बी वाले पार्ट में आपको एफ डैश एक्स तो सेम ही रहेगा, वो कॉस एक्स आ जाएगा। अब बी वाले पार्ट में बोला गया है पाई बटे 2 से पाई के अंतराल में आपको देखना है। तो देखिए हम कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो कॉस एक्स का ग्राफ देखिए आपके पास कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ कॉस एक्स का बनता है। तो अभी ये मैंने कुछ एक जनरल ग्राफ बना दिया है। तो आप देखिए आपको तो बोला गया है पाई बटे 2 से पाई वाले ग्राफ में, पाई बटे 2 यहां पर हो गया और पाई आपके पास यहां पर हो गया। तो आप देखिए पाई बटे 2 से पाई वाला ग्राफ मतलब आपको ये वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है जिसमें मैं ये इसको रेखांकित कर रहा हूं। तो आपको ये ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो आप देखिए ये वाला ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर पाई बटे 2 से लेकर पाई तक ये वाला ग्राफ आपके पास हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, अर्थात cos x एक नेगेटिव फलन हो जाएगा। तो यहां से ये पता लगा कि cos x तो अपने पास f डैश x के बराबर ही है, इसलिए f डैश x आपके पास एक नेगेटिव मान देगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि पाई बटे 2 से लेकर पाई में जो फंक्शन था या जो fx फलन था वो एक हासमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बी वाला पार्ट भी हल कर दिया। अब बात करते हैं हम सी वाले पार्ट की। तो सी वाले पार्ट में बोला गया है 0 से पाई में ना तो फलन वर्धमान है और ना ही हासमान है। तो देखिए इसको करते हैं। तो सी वाले पार्ट में देखते हैं, एफ डैश एक्स तो आपके पास कॉस एक्स ही रहेगा। तो अब आपको जो अंतराल बोला गया है वो 0 से पाई बोला गया है। तो देखिए 0 से पाई का भी अब हम ग्राफ बना देते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो cos x का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो 0 से पाई का कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट अपने पास 0 होता है, ये पाई बटे 2 होगा और ये वाला पॉइंट अपने पास पाई होता है। तो आप देखिए 0 से पाई का यदि आपको ग्राफ सेलेक्ट करना है तो आपके पास एक तो ये वाला ग्राफ भी आएगा और आपके पास इससे आगे बढ़ता हुआ ये वाला ग्राफ भी आएगा। अब आप इस हरे वाले ग्राफ में देखिए जो मैंने यहां पर लिखा है, तो इसमें दो अंतराल आ रहे हैं 0 से पाई के बीच में। एक तो आ रहा है 0 से लेकर पाई बटे 2 और एक अंतराल आ रहा है पाई बटे 2 से लेकर पाई। अब यहां पर देखिए कि जब आप 0 से लेकर पाई बटे 2 वाला जो अंतराल देख रहे हैं इसमें आपके पास एफ डैश एक्स अर्थात cos x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, और जब आप पाई बटे 2 से पाई वाला ग्राफ देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो ग्राफ है अपने पास एक्स एक्सिस से नीचे है, आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि 0 से पाई बटे 2 के बीच में जो आपका फलन है वो वर्धमान है और पाई बटे 2 से पाई के बीच में फलन जो है वो हासमान है। लेकिन चूंकि आपको तो एक कलेक्टिवली इस अंतराल के बारे में पूछा गया था 0 से पाई के बीच में, तो आप यहां पर बोल सकते हैं 0 से पाई में फलन जो एफ एक्स आपको दिया हुआ है ना तो वो वर्धमान होगा और ना ही यह फलन आपके पास हासमान हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने अभी तक तीनों भागों को हल भी कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) फलन जो है वो दिया हुआ है 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f, और आपको दो भाग दिए हुए हैं, पहला भाग है निरंतर वर्धमान और दूसरा भाग है निरंतर ह्रासमान। इसका मतलब इस प्रश्न में सबसे पहले तो आपको एक फलन दिया हुआ है f(x) और आपको बताना है कि वह अंतराल आपको ज्ञात करना है जिस अंतराल में यह फलन निरंतर वर्धमान होगा तथा निरंतर ह्रासमान होगा। तो चलिए सबसे पहले आप f(x) लिख लीजिएगा जो आपको दिया हुआ है, तो ये अपने पास हो जाएगा 2x² माइनस 3x। अब देखिए आपको निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान निकालने के लिए f' निकालने की जरूरत पड़ती थी, अर्थात आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होता था। तो आप सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे अर्थात f' निकालेंगे। तो देखिए दाएं पक्ष में यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए 2 तो ये ऐसे ही रहेगा, जब आप x² का अवकलन करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, माइनस 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये एक अचर राशि है, और यदि आप x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास 4x माइनस 3 आ जाएगा। अब देखिए अब आपको निरंतर वर्धमान के लिए जैसे हम पहले पार्ट को हल करते हैं, पहले पार्ट में आपको देखना है कि f' आपके पास हमेशा धनात्मक होना चाहिए क्योंकि आपको निरंतर वर्धमान निकालना है। निरंतर वर्धमान में आपने सीखा था कि जो f' है अर्थात f(x) का अवकलन वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अर्थात 4x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x 3/4 से बड़ा, अर्थात x जब आपके पास 3/4 से लेकर इन्फिनिटी होगा तब आपके पास यह एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें फलन आपके पास वर्धमान फलन हो जाएगा। तो चलिए आपने प्रथम पार्ट तो हल कर दिया, अब द्वितीय पार्ट पर बढ़ते हैं। द्वितीय पार्ट में आपको बोला गया था कि ऐसा अंतराल ज्ञात कीजिए जब आपके पास फलन निरंतर ह्रासमान हो। तो ह्रासमान के लिए आपने सीखा था कि आप f' निकालिए और वो हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 4x माइनस 3 जो आपका f' आया था वो 0 से छोटा होना चाहिए, और आपको यहां से मिल जाएगा कि x 3/4 से छोटा होना चाहिए। इसलिए x यदि माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में होगा तो आपके पास जो f फलन आएगा वो एक निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो आप देखिए यहां से हमने a और b दोनों पार्ट को हल भी कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f, और आपको दो भाग दिए हुए हैं निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान। अर्थात आपको एक फलन दिया हुआ है सबसे पहले तो f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, तो आपने ये फलन लिख दिया। अब आपको निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान बताने के लिए सबसे पहले f' निकालने की जरूरत पड़ती थी। तो देखिए आप दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f' बराबर, अब देखिए दाईं तरफ आपके पास आ जाएगा 6x² माइनस 3x² का यदि आप अवकलन करेंगे तो 6x आ जाएगा माइनस 36x हो जाएगा, और x का अवकलन आप जानते हैं 1 आ जाएगा, तो यहां मैं 1 लिख देता हूं, और 7 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि 7 एक अचर राशि है। इसका मतलब आप f' को थोड़ा सरल करके लिखेंगे तो देखिए 6 आपके पास कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, और आप इसको थोड़ा गुणनखंडों में भी बदल सकते हैं क्योंकि आपने द्विघात समीकरण पढ़ा ही है। तो ये आपके पास आ जाएगा गुणनखंडों में बदलने पर x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और यहां से आपके पास 6 x कॉमन लेंगे आप तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ये आ जाएगा। तो यहां से आपके पास गुणनखंड हो जाएंगे 6x प्लस 2 x माइनस 3। अब आपने f' तो निकाल लिया है, अब आपको निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए ये पता लगाने की जरूरत है कि ये जो f' आपके पास एक व्यंजक आया है
वो कहाँ कहाँ धनात्मक और कहाँ कहाँ ऋणात्मक है। तो चलिए उसको हल करने के लिए आप तरंगित वक्र विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए, अगर इसका जो क्रांतिक बिंदु होगा अर्थात ये वाला जो गुणनखंड है वो -2 पर 0 हो जाएगा, तो आप -2 यहां बना दीजिएगा। और ये वाला जो गुणनखंड है वो 3 पर 0 हो जाएगा, तो आपने 3 बना दिया। इसका मतलब x की जगह अगर आप 3 रख देते तो ये वाला गुणनखंड 0 हो जाता, और इस वाले गुणनखंड में x की जगह आप -2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपने एक संख्या रेखा पर इन दोनों बिंदुओं को दर्शा दिया। अब आप सबसे दाईं तरफ जो आपका एक अंतराल बनेगा उसमें आप प्लस साइन लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर अपने पास 3 अंतराल बन रहे हैं, एक तो -∞ से -2, एक -2 से 3 और एक 3 से दाईं तरफ अर्थात 3 से ∞। तो सबसे दाईं तरफ जो अंतराल होगा आप उसमें धनात्मक साइन लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया है। अब आप अल्टरनेटिव या एकांतर क्रम में प्लस माइनस साइन चलते करते हैं। तो देखिए यहां अगर प्लस है तो -2 से 3 के बीच में माइनस साइन आ जाएगा, और -2 से बाईं तरफ आपके पास प्लस चिन्ह आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह प्लस चिन्ह आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f' अगर पॉजिटिव आपको करना है तो आपके पास x धनात्मक चिन्ह वाला होना चाहिए, अर्थात आपके पास एक तो ये इंटरवल होना चाहिए, इसका मतलब -∞ से -2, और आपके पास एक 3 से दाईं तरफ भी आप देख सकते हैं प्लस का चिन्ह है, तो आपके पास 3 से ∞ वाला अंतराल भी एक ऐसा होगा जिसमें f' आपके पास वर्धमान हो जाएगा अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप f' नेगेटिव वाला अंतराल देखेंगे, अर्थात जहां माइनस का चिन्ह होगा या ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो आप देखिए ऋणात्मक चिन्ह तो आपके पास -2 से 3 वाले अंतराल में आ रहा है, तो यहां से x आपके पास -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो ये वाला जो अंतराल है वो एक ऐसा अंतराल है जिसमें f एक वर्धमान फलन हो जाएगा, और x जो -2 से 3 आपके पास आया है ये एक ऐसा अंतराल है जिसमें f एक हासमान फलन हो जाएगा। तो आपसे वर्धमान फलन पूछा था, तो उसके लिए आपके पास अंतराल ये हो जाएगा -∞ से -2 और 3 से अनंत। यहां पर ध्यान रखें एंड या और लिखा ही जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया था f हासमान फलन हो और उसके लिए अंतराल पूछा गया था, तो उसके लिए आपका आंसर x -2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन f निरंतर वर्धमान या हासमान है। अर्थात आपको वो अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें आपके पास जो ये फलन दिए हुए हैं आपके पास 5 भागों में, वो फलन निरंतर वर्धमान या हासमान हो। तो अब देखिए पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है f(x) बराबर x² + 2x + 5। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले f(x) बराबर x² + 2x + 5। तो अब निरंतर वर्धमान या हासमान बताने के लिए आपको सबसे पहले तो f' निकालना पड़ेगा, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए f' आपके पास हो जाएगा, यहाँ से x² का यदि आप अवकलन करेंगे तो 2x, और 2x का अवकलन करेंगे तो 2, और 5 का अवकलन करने पर तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से f' तो आपके पास आ गया। अब देखिए f' कहाँ कहाँ धनात्मक हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, इसको मैं 2x + 1 भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हुआ 2x + 1 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये भी हुआ कि x -1 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए x यदि -1 से इन्फिनिटी है तो एक ऐसा अंतराल है जिसमें f एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। तो देखिए आपने वर्धमान फलन का अंतराल तो निकाल दिया। अब बात आती है कि कहाँ ये हासमान फलन होगा। तो इसका मतलब था कि f' 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आपने हासमान फलन के लिए यही सीखा था। इसका मतलब 2 कोष्टक में x + 1 0 से छोटा होना चाहिए, और x -1 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब x यदि अंतराल में आप लिखेंगे तो -∞ से -1 के बीच में होना चाहिए, और जब x -∞ से -1 के बीच में होगा तब आपका f जो एक फलन है वो एक निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से
अंतराल भी बता दिए पहले पार्ट में कि x यदि -1 से इन्फिनिटी होगा तो वर्धमान फलन, और यदि x -इन्फिनिटी से -1 होगा तो हासमान फलन हो जाएगा। चलिए अब हम b वाले भाग पर चलते हैं। b वाले भाग में आपको जो फलन दिया हुआ है वो है f(x) बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो देखिए आपने फलन तो लिख दिया, अब आपको निरंतर वर्धमान या हासमान निकालने के लिए f' की जरूरत होती थी, तो आप f' निकालेंगे, अर्थात 10 का यदि आप अवकलन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, माइनस 6x का आप अवकलन करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस और 2x स्क्वायर का यदि आप अवकलन करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो आपने ये तो कर दिया। अब यहां से आप ये देखिए कि आप माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो आपके पास 4x + 6 आ जाएगा। तो अब हम वो अंतराल निकालते हैं जहां पर जो आपका फलन है वो निरंतर वर्धमान या हासमान हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप f' को पॉजिटिव करेंगे, अर्थात वर्धमान फलन के लिए हम देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ -4x + 6 0 से बड़ा होना चाहिए, और जब आप इसको हल करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 4x + 6 0 से छोटा होना चाहिए, तो x आपके पास -3/2 से छोटा हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि x आपके पास -अनंत से -3/2 के बीच में है तो f एक ऐसा फलन होगा जो निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो आपने वो अंतराल तो निकाल दिया जिसमें आपके पास f एक निरंतर वर्धमान फलन होगा, और वो अंतराल है x जब -अनंत से -3/2 के बीच में हो। अब आपको वो अंतराल देखना है जहां पर फलन या f(x) निरंतर हास्यमान हो। तो उसके लिए आप जानते हैं f' 0 से छोटा होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं माइनस कोष्टक में 4x + 6 0 से छोटा हो, और जब आप इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो 4x + 6 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं x -3/2 से बड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात यदि आप x को अंतराल के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x -3/2 से अनंत के बीच में होना चाहिए। तो ये एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें f एक निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। तो यहां से इस तरीके से b वाला भाग भी हल हो जाएगा। अब हम c वाले भाग की तरफ चलते हैं। तो देखिए c वाले भाग में आपको f(x) दिया हुआ है -2x³ - 9x स्क्वायर -12x + 1। चलिए अब हम c वाले भाग को हल करते हैं। f(x) आपको दिया हुआ था -2x³ - 9x स्क्वायर -12x + 1। तो अब देखिए आप f' निकालेंगे, तो यहां से यदि आप अवकलन करेंगे तो आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, यदि आप इसका अवकलन करेंगे तो ये -18x हो जाएगा, ये -12 हो गया। अब यहां से आप देखिए -6 आपके पास उभयनिष्ठ हो जाएगा, अर्थात कॉमन हो गया, तो यहां से आपके पास x² + 3x + 2 बचेगा। और आप देखिए आप इनका गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके पास गुणनखंड करने पर x + 1 एक कोष्टक में और एक कोष्टक में x + 2 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहां पर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड आ चुके हैं, तो आपने एक तरीका पढ़ा था तरंगित वक्रवृद्धि का, उसमें हम सबसे पहले संख्या रेखा बना देते थे एक, और देखते थे कि ये जो आपके पास गुणनखंड है ये कहाँ कहाँ जीरो बन सकते हैं। तो देखिए ये वाला गुणनखंड आपके पास -1 पर जीरो बन सकता है, तो आपने -1 यहाँ लिख दिया संख्या रेखा पर। अब देखिए ये वाला गुणनखंड आपके पास -2 पर जीरो बन सकता है, अर्थात x का मान यदि आप -2 रख देंगे तब ये जीरो बन जाएगा, तो आपने -2 वाला बिंदु भी दर्शा दिया संख्या रेखा पर। तो अब देखिए चूंकि यहां पर आपके पास माइनस साइन पहले से है, अर्थात यहां पर अब आप दाईं तरफ नेगेटिव चिन्ह दर्शाएंगे, फिर उसके बाद आप एकांतर क्रम में प्लस माइनस दर्शाते रहेंगे। तो देखिए माइनस के बाद यहां पर प्लस आएगा और फिर दोबारा यहां पर माइनस हो जाएगा। तो अब आप निरंतर वर्धमान वाला अंतराल निकालेंगे, अर्थात आप जानते हैं कि उसके लिए f' 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहां से देखिए जहां जहां धनात्मक चिन्ह लगा होगा वहां वहां आपके पास f' 0 से बड़ा होगा। इसलिए आपको समझ में आया कि x यदि आप -2 से -1 लेंगे तभी तो देखिए उसमें प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो आपके पास f' पॉजिटिव हो जाएगा।
तो f एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको वो अंतराल देखना है जहां पर f एक निरंतर हासमान फलन हो। तो उसके लिए आप जानते हैं कि f डैश x 0 से छोटा हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर आपको f डैश x 0 से छोटा करना है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको f डैश x नेगेटिव करना है। और आप देखिए नेगेटिव वाले चिन्ह आपके पास हैं x जब आपके पास माइनस अनंत से -2 के बीच में हो, आप देख सकते हैं ये अंतराल वही है। और एक अंतराल आपके पास ये था जब आपके पास x -1 से अनंत के बीच में हो। तो ये एक ऐसा अंतराल था जब आपके पास f निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस वाले भाग में अंतराल निकाला, x जब -2 से -1 में हो तो f निरंतर वर्धमान हो जाएगा, और जब x माइनस अनंत से -2 तथा -1 से अनंत होगा तब आपके पास ये एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें f एक हासमान फलन हो जाएगा। तो अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, अर्थात पार्ट डी पर। पार्ट डी में आपको एफ एक्स दिया हुआ है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप एफ एक्स लिख लीजिएगा। तो आपको एफ एक्स दिया था 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स आपके पास देखिए 6 का यदि आप अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, -9x का अवकलन -9 और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन -2x आ गया। तो इसका मतलब ये आपके पास माइनस कॉमन लेने पर 9 + 2x हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो निरंतर वर्धमान और हासमान का अंतराल निकालना था, तो देखिए सबसे पहले आप निरंतर वर्धमान के लिए देखते हैं। तो उसके लिए आपने सीखा है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा। इसका मतलब आपको मिलेगा कि -9 + 2x 0 से बड़ा हो। तो आपको बस इस इनइक्वालिटी को हल करना है। तो देखिए माइनस चिन्ह है यहाँ पर, तो आप जब इसको हटाएंगे तो 2x + 9 0 से छोटा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कि x -9/2 से छोटा होना चाहिए। अब चूंकि आपको एक अंतराल के रूप में लिखना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि x यदि माइनस अनंत से -9/2 है तो यह एक ऐसा अंतराल है जिसमें f एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। चलिए आपने ये अंतराल निकाल दिया। अब आपको देखना होगा कि निरंतर हासमान कहाँ पर होगा। तो उसके लिए आपने सीखा है कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आपको माइनस कोष्टक में 9 + 2x 0 से छोटा होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखिए कि 2x + 9 तो 0 से बड़ा हो जाने लगेगा क्योंकि ये माइनस है। जब आप माइनस को हटाएंगे तो चिन्ह यहाँ बदल जाएगा। तो देखिए मैंने बदल भी दिया है। अब यहाँ से x आपके पास -9/2 से बड़ा आ जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि x जब -9/2 से धनात्मक अनंत की तरफ है तो f एक हासमान फलन हो जाएगा। तो आपने दोनों अंतराल भी निकाल दिए। जब x माइनस अनंत से -9/2 है तो f एक वर्धमान फलन हो गया, और जब x -9/2 से अनंत के बीच में है तो f एक हासमान फलन हो जाएगा। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट ई पर। इस वाले भाग में आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर x + 1³ गुणा x - 3³ 3। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। पार्ट ई, इस वाले भाग में आपको एफ एक्स सबसे पहले लिख लेते हैं। आप दिया हुआ था कि x + 1³ 3 और x - 3³ 3। अब आपको निरंतर वर्धमान या हासमान के बारे में सब बातें करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला आपने स्टेप सीखा है कि आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर दो फलन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज में लाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आप x + 1³ 3 को ऐसे ही रखेंगे, और जब आप इसको अवकलन करेंगे तो आपके पास 3x - 3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस अब आप x - 3³ को ऐसे ही रखेंगे। तो आपने ऐसे ही लिखा, और इसको अवकलन करेंगे तो ये आपके पास 3x + 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो देखिए 3 आपके पास दोनों में कॉमन आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा दोनों में,
और x माइनस 3 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपके पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3। तो देखिए यहां से आपके पास बचेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और देखिए यदि आप यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x माइनस 1 बच जाएगा। तो अब देखिए यहां पर आपके पास 5 एक तरीके से गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें यदि आप देखना चाहेंगे तो 3 अलग अलग गुणनखंड हैं। देखिए एक तो गुणनखंड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो उसके लिए आप तरंगित वक्रवृद्धि उपयोग में लाएंगे। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बना दीजिएगा। अब आप ये देख लीजिएगा कि हर गुणनखंड कहां कहां जीरो हो रहा है, वो x का मान लिखिएगा। जैसे आप देखिए ये वाला गुणनखंड यदि x का मान 1 हो जाएगा तब ये 0 हो जाएगा, तो आपने ये मान यहां रख दिया। आप देखिए ये वाला गुणनखंड x बराबर 3 पर 0 हो जाएगा, तो आप संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो आपने 3 लिख दिया। ध्यान रखें संख्या रेखा पर दर्शाना है, अर्थात आपको उनका स्थिति भी ध्यान रखनी है कि 3 हमेशा 1 से बड़ा आएगा, अर्थात इसलिए दाईं तरफ दर्शाया गया है। अब देखिए ये वाला अपने पास जो गुणनखंड है वो -1 लगाने पर x की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपने -1 को भी दर्शा दिया। देखिए अब सबसे पहले आप दाईं तरफ 0 रख देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। अब आप जब इस वाले अंतराल में आएंगे तो देखेंगे कि 3 वाले अंतराल पर सम संख्या है, तो यहां पर चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये प्लस का प्लस ही रहा। अब आप देखिए जब आप इस वाले अंतराल में जाएंगे तो देखिए 1 पर आपके पास कैसी पावर थी, तो 1 वाला बिंदु तो आपके पास x माइनस 1 से आया है, तो उसकी पावर आप देखेंगे अर्थात घात देखेंगे तो आपके पास 1 है, और 1 आप जानते हैं एक विषम घात होती है, अर्थात आप यहां पर चिन्ह बदल देंगे। तो देखिए अभी प्लस था तो अब ये माइनस हो गया। अब आप इस वाले अंतराल पर जाएंगे तो आप देखिए -1 बीच में आया है, और -1 आप यहां से पाएंगे कि -1 तो इस वाले गुणनखंड से आया है, और इस पर जो घात है वो एक सम संख्या है, तो अर्थात जो आपके पास चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। तो देखिए यहां पर माइनस था तो यहां पर भी आप माइनस ही रख देंगे। तो अब आप अंतराल बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो f डैश x पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, तो आप देखिए x कौन कौन से अंतराल होगा जहां जहां धनात्मक चिन्ह होगा। तो देखिए एक अंतराल आपके पास 1 से लेकर 3 मिल रहा है, तथा दूसरा अंतराल देखिए आप जहां पर प्लस चिन्ह है वो है 3 से लेकर अनंत वाला। तो यहां से ये एक ऐसा अंतराल है जिसमें फलन आपके पास निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जब फलन एक निरंतर हासमान फलन हो, अर्थात f डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब f डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए नेगेटिव वाले चिन्ह आपके पास 2 अंतराल में दिखाई दे रहे हैं, और वो अंतराल है एक तो ये वाला अंतराल है, तो आपके पास वो मिल रहा है माइनस अनंत से लेकर -1 तथा -1 से लेकर 1। तो ये एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें फलन अर्थात जो f है वो एक निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जब आपके पास x 1/3 तथा 3/3 से अनंत हो तो निरंतर वर्धमान फलन है, और जब x माइनस अनंत से -1 तथा -1 से 1 हो तो निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स, x माइनस 1 से बड़ा है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपके पास जो फलन दिया हुआ है अर्थात y दिया करके दिया हुआ है वो है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स, और आपको दिया हुआ है कि x -1 से बड़ा लिखना है। अब आपके पास ये भी दिया हुआ है कि संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। संपूर्ण प्रांत का मतलब ये हुआ कि जो आप इसमें x का मान रख सकते हैं। तो देखिए आपको प्रश्न में पहले ही बोल दिया गया है कि x -1 से बड़ा है, अर्थात आपको ये देखना है कि जब जब x -1 से बड़ा होगा तब तब ये एक वर्धमान फलन होगा, और वर्धमान फलन के लिए आप जानते हैं कि f डैश x हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो देखिए आपको इसको सिद्ध करना है, अर्थात आपको f डैश x निकालना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ fx तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर तो y लिखा हुआ है, इसका मतलब अब आपको dy बटे dx निकालना पड़ेगा। तो देखिए यदि आप log 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये 1 बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा,
और अगर आप इनका अवकलन करेंगे तो देखिए ये अंश बटे हर के रूप में है, तो उनके अवकलन के लिए सबसे पहले आप हर के अवकलन में के लिए स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए अंश का अवकलन करेंगे तो 2 और 2 प्लस एक्स को ऐसे ही लिखेंगे माइनस, अब आप 2 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा और आप 2x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो आपने ये तो कर दिया। अब आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो देखिए 1 बटे 1 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ से माइनस, अब ये देखिए यहाँ से इसका गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा प्लस का, और 2x माइनस का यहाँ पर है तो आपके पास ये केवल 4 बचेगा और ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचा। तो जब आप थोड़ा इसको सरल करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 4x बटे 1 प्लस एक्स एक कोष्टक में और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक कोष्टक में आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए कि यहां तो प्लस का 4x और ये माइनस का 4x है तो ये कैंसिल हो गया, प्लस का 4 और माइनस का 4 भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो dy बटे dx बचा है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको इसके लिए ये देखना है कि ये कहाँ कहाँ धनात्मक होगा, और धनात्मक के लिए आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको वर्धमान फलन के लिए बात करनी है, तो ये आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ धनात्मक होगा। तो आप देखिए ये तो अपने पास एक्स स्क्वायर है अर्थात किसी भी संख्या का स्क्वायर है तो ये तो हमेशा धनात्मक ही होगा। अब आप यहां पर देखिए ये भी अपने पास एक एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अर्थात एक्स प्लस 2 का स्क्वायर मतलब किसी भी एक संख्या का स्क्वायर ही है, तो ये भी एक धनात्मक हो गया। तो अपने पास जो बारी आई वो एक्स प्लस 1 बचा केवल, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो dy बटे dx का मान है वो केवल x प्लस 1 से निर्धारित होगा, तो इसका मतलब x प्लस 1 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आपको यहाँ से देखिए x माइनस 1 से बड़ा मिलेगा, और जैसे ही आपको x माइनस 1 से बड़ा मिला तो आप यहाँ पर देखिए आपको बोला भी गया था कि जब जब x अपने माइनस 1 से बड़ा होगा तब तब ये एक वर्धमान फलन होगा, इसलिए आप बोल सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड या y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटे 2 प्लस एक्स एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x एक कोष्टक में x माइनस 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो देखिए यहां पर आपको ये दिया हुआ है कि एक फलन दिया हुआ है जो दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप समझ सकते हैं मैंने होल स्क्वायर था तो अलग अलग स्क्वायर कर दिए हैं सबका, और आपको बताना है कि जब जब ये एक वर्धमान फलन होगा तो एक अंतराल आएगा, आपको x के वही मान बता देने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप dy बटे dx निकालेंगे, तो चलिए वो करते हैं। तो यहां से आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिएगा और जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और x माइनस 2 एक कोष्टक में प्लस, अब आप x माइनस 2 के होल स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे और जब आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब आप यहां से देखिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, x माइनस 2 की घात 1 दोनों में कॉमन आएगा और x की घात 1 भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आपके पास 2x x माइनस 2 कॉमन आ गया। तो अब आपके पास बचेगा x माइनस 2 प्लस x। तो यहां से आप देख सकते हैं कि dy बटे dx आपके पास हो जाएगा 4x x माइनस 1 x माइनस 2। तो यहां से आपने dy बटे dx तो निकाल लिया। अब आप देखिए यहां पर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा फलन आ रहे हैं अर्थात गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए आप एक संख्या रेखा की पद्धति से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एक गुणनखंड तो ये है, x का मान आप 0 रखेंगे तो ये गुणनखंड आपके पास 0 हो जाएगा, तो आपने 0 रख दिया। एक दूसरा गुणनखंड ये है, जब आप x का मान 1 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपने x का मान 1 भी संख्या रेखा पर दर्शा दिया, और इसके लिए आप x बराबर 2 रख देंगे तब ये वाला गुणनखंड 0 हो जाएगा। तो आपने ये तो इनको संख्या रेखा पर दर्शा दिया 0, 1 तथा 2 को। अब आप सबसे दाईं तरफ प्लस का चिन्ह बना देंगे। अब आप देखिए जब आप इस वाले अंतराल में आएंगे तो ये जो 2 आया है वो एक इस वाले गुणनखंड से आया है, तो आप देखिए इस पर जो घात है वो कुछ भी नहीं है अर्थात एक घात है,
और एक आप जानते हैं विषम संख्या होती है, तो विषम संख्या होती है तो आप चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए जब आप इस वाले अंतराल में जाएंगे तो बीच में एक आ रहा है। अब देखिए एक वाला जो बिंदु है वो इस वाले गुणनखंड से आया होगा, अर्थात इस पर घात कुछ भी नहीं लिखी हुई है, अर्थात एक घात है और एक विषम होता है। तो ध्यान रखें जब जब विषम घात आएगी तब तब आप चिन्ह को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो देखिए यहाँ माइनस था तो आप बदल कर प्लस कर देंगे। अब जब आप प्लस से इस वाले अंतराल में जाएंगे तो देखिए जीरो आया है बीच में, और जीरो इस वाले गुणनखंड से आया है। इस पर भी आप घात देख रहे हैं एक ही है और एक एक विषम घात होती है, तो यहां पर भी आप चिन्ह बदल देंगे, तो यहां पर प्लस था अभी, अब ये माइनस हो जाएगा। तो अब आपको वो देखना है कि dy बटे dx कहां कहां धनात्मक होगा, क्योंकि आपको वर्तमान फलन के लिए अंतराल निकालना था। तो देखिए x का मान अब जहां जहां जीरो से बड़ा हो, अर्थात जहां जहां धनात्मक हो, तो देखिए धनात्मक चिन्ह आपके पास जीरो से लेकर एक के बीच में है, तो ये आप जीरो से लेकर एक लिख देंगे। एंड या और आप लिख देंगे, प्लस वाला चिन्ह और ढूंढेंगे तो आपको मिल रहा है वो दो से दाईं तरफ, अर्थात आप लिख देंगे दो से लेकर अनंत। तो ये एक ऐसा अंतराल होगा जिसमें f एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो आपसे ये अंतराल ही पूछा गया था कि x 0 से 1 हो तथा 2 से अनंत हो, तब f एक वर्धमान फलन हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बटे 2 एक समवृत्त अंतराल, अर्थात 0 और पाई बटे 2 दोनों सम्मिलित हैं, में y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो ये आपको एक फलन दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो आपको बोला गया है कि ये जो फलन है, अर्थात y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, ये जब जब थीटा 0 से लेकर पाई बटे 2 के बीच में आएगा तब तक यह एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो आपसे इसको सिद्ध करने को बोला गया है। तो देखिए सिद्ध करने के लिए आपने सीखा है कि आप सबसे पहले dy बटे dx निकालेंगे, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। तो अब चूंकि आप देखिए ये तो अंश बटे हर की फॉर्म में है, अर्थात सबसे पहले तो आप हर का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 2 प्लस कॉस थीटा का आपने होल स्क्वायर कर दिया। अब यहां से आप देखिए कि आप सबसे पहले अब अंश का अवकलन करते हैं, तो देखिए 4 साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो ये 4 कॉस थीटा हो जाएगा, और हर को आप ऐसे लिख देंगे माइनस। अब आप हर का अवकलन करेंगे तो देखिए ये आपके पास 2 के लिए 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, और यहाँ 4 साइन थीटा का आप गुणा कर देते हैं, और जब आप थीटा का अवकलन करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि थीटा एक चर राशि यहाँ पर दी हुई है। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए dy बटे डी थीटा बराबर, अब आप यहाँ से देखिए जब आप इनको हल करेंगे तो गुणा करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप देखिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो ये अंश में है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी एलसीएम बना लेगा, तो ये अपने पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सरल करके लिख देता हूँ, अर्थात ओपन करके लिख देता हूँ, तो ये 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। तो चलिए आपको इतना तो आपने लिख दिया। अब यहाँ से आप देखिए 4, यदि आप इन दोनों भागों में कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और वो आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसम पढ़ी है 11वीं क्लास में, वो आपके पास 1 होती है। तो यहाँ से dy बटे डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस, जब आप देखेंगे इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बचेगा, और अपॉन में आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 ये तो अपने पास कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ से देखिए ये 8 कॉस थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा बचेगा। तो आप कॉस थीटा को ओवेनिस्ट ले लीजिएगा, अर्थात कॉमन ले लीजिएगा,
तो आपके पास कॉस थीटा -4 बचेगा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए, यहां से आपके पास माइनस कॉमन लेने पर ये बचेगा। तो अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें अर्थात dy बटे डी थीटा, अगर आप कॉस थीटा को अंदर यहीं पर लिखें लेकिन इस माइनस चिन्ह को अंदर भेजना चाहें तो कॉस थीटा 4 माइनस कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब चूंकि आपको ये देखना है कि ये वर्तमान फलन होना चाहिए था, तो आप देखिए कॉस थीटा का मान आपके पास -1 से 1 के बीच में होता है। तो जब कॉस थीटा -1 से 1 के बीच में, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 4 माइनस कॉस थीटा एक धनात्मक संख्या ही होगी। अब देखिए हर में आपके पास 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, अर्थात किसी भी संख्या का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो वो भी एक धनात्मक संख्या होगी। तो अब आपको ये देखना है कि dy बटे डी थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो वो केवल कॉस थीटा पर ही डिपेंडेंट करेगा, अर्थात इस पर ही निर्भर करेगा। तो यहां से यदि dy बटे डी थीटा को आपको धनात्मक करना है तो यहां से आपको मिलेगा कि कॉस थीटा धनात्मक होना चाहिए। और आप जानते हैं कि यदि थीटा आपके पास 0 से लेकर पाई बटे 2 होगा तो कॉस थीटा धनात्मक हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं y एक वर्तमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमको ये सिद्ध करना था कि 0 से पाई बटे 2 में y एक वर्तमान फलन है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने उसको सिद्ध भी कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान फलन होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लघुगणकीय फलन लिखेंगे तो fx बराबर log x लिखेंगे। तो यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि यहां पर आपको फलन नहीं दिया गया है एग्जैक्ट कि है क्या, यहां पर आपको बताया गया है कि लघुगणकीय फलन के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लघुगणकीय फलन fx बराबर log x होता है। तो अब आपको इसके लिए निरंतर वर्धमान के बारे में बातें की गई हैं, तो आप इसके लिए भी क्या करेंगे कि f डैश x निकालेंगे। तो देखिए f डैश x यदि आप निकालेंगे तो log x का अवकलन करेंगे तो ये 1 बटे x आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यह जो फलन था वो एक निरंतर वर्धमान फलन है अथवा नहीं। तो उसके लिए आप जानते हैं कि आप f डैश x को पॉजिटिव दिखाएंगे। तो यहां से आपको मिलेगा कि 1 बटे x आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आप देखिए कि एक तो अपने पास हमेशा धनात्मक ही है जो कि अंश में है, और x हमेशा हर में है। तो ये जो मान होगा वो केवल x पर निर्धारित करेगा, अर्थात x का मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। जब जब x 0 से बड़ा होगा तो आपको पता लगेगा कि f डैश x 0 से बड़ा आ गया या धनात्मक आ गया, या आप बोल सकते हैं कि f एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x 0 से बड़ा, इसका मतलब जब जब x आपके पास 0 से धनात्मक अनंत होगा तब तब f एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से आपने सिद्ध भी कर दिया कि लघुगणकीय फलन एक वर्धमान फलन हो जाएगा 0 से अनंत में। अब चलिए इस प्रश्न को अब हम केवल एक ग्राफ की सहायता से समझ भी लेते हैं। तो देखिए जब आप लघुगणकीय फलन का ग्राफ बनाएंगे तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। ये अभी तक मैंने x और y एक्सिस बनाई है। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, जहां पर मैं log x का ग्राफ बना रहा हूं, इसका आप ध्यान रखें। और ये बिंदु अपने पास, अगर यहां पर ये E है तो ये बिंदु है आपके पास E, ये बिंदु आपके पास 1,0 है। अब देखिए आप कि x तो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि आपको इसका प्रांत परिभाषित करना है। अब आप कोई भी बिंदु देख लीजिएगा, जब जब आपके पास ये x बढ़ रहा है तब तक आपके पास y भी बढ़ता जा रहा है। तो आप यहां से भी बोल सकते थे कि जो log x वाला ग्राफ है अर्थात fx है वो एक निरंतर वर्धमान फलन होता है अपने प्रांत में। इस तरीके से आप यहां से भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 एक विवृत अंतराल अर्थात -1 और 1 सम्मिलित नहीं है में fx बराबर x² - x + 1
से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इस प्रश्न में आपको एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और आपको जिस अंतराल में इसकी जांच करनी है वो अंतराल आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो आपको सिद्ध करना है कि ना तो ये फलन वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो देखिए वर्धमान या ह्रासमान जिसके भी बारे में आप बात करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए दाएं पक्ष का यदि आप अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, माइनस जब आप x का अवकलन करेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा और 1 का अवकलन 0 आता है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास 2x माइनस 1 ये आया है वो कहां कहां धनात्मक कहां कहां ऋणात्मक हो जाएगा। तो अब देखिए जब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 धनात्मक होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं x 1/2 से बड़ा होना चाहिए, और यदि आप अंतराल में लिखेंगे तो x 1/2 से 1 के बीच में हो जाएगा। अब चूंकि 1 क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने अनंत क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको बोला गया था -1 से 1 के बीच में ही आपको अंतराल रखना है। तो आपको ये पता लगा कि इस अंतराल में f एक वर्धमान फलन है। अब आप एफ डैश एक्स को नेगेटिव बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि एफ डैश एक्स नेगेटिव कहां कहां है। तो आपको मिलेगा कि 2x माइनस 1 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहां से x 1/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहां से आपको यदि आप अंतराल में लिखेंगे तो x -1 से 1/2 के बीच में मिलेगा। यहां मैंने -1 इसलिए लिखा है क्योंकि आपको दिया हुआ था कि -1 से बड़ा ही रखना है x। तो यहां से एफ एक्स आपको एक ह्रासमान फलन मिल गया। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि x जब 1/2 से 1 के बीच में है तब वर्धमान फलन है, और -1 से 1/2 के बीच में है तब ये ह्रासमान फलन है। लेकिन चूंकि आपसे x -1 से 1 के बीच में बोला गया था तो आप उसमें देख रहे हैं कि ना तो फलन प्रॉपरली वर्धमान है ना ही फलन प्रॉपरली ह्रासमान है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं x जब -1 से 1 है तब एफ एक्स ना तो वर्धमान है और तब ना ही फलन ह्रासमान होगा। तो यहां से इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 एक विवृत अंतराल में निरंतर ह्रासमान है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि अंतराल आपके पास 0 से लेकर π/2 दिया है, और आप जिस भी फलन के बारे में बात करेंगे तो निरंतर ह्रासमान दिखाना है, अर्थात यदि आपके पास फलन एफ एक्स दिया है तो एफ डैश एक्स हमेशा 0 से छोटा ही होना चाहिए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आपके पास 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। अब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फलन ऐसा होगा कि ये 0 से π/2 के बीच में ह्रासमान हो। हाँ, इन चारों विकल्पों में तो केवल एक ही विकल्प सही है, लेकिन ऐसा प्रकृति में बहुत सारे फलन ऐसे हो सकते हैं कि जो 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान हो। तो यहां पर आपको सभी विकल्प को जांचना ही होगा। तो सबसे पहले हम पहले विकल्प को जांचते हैं। तो देखिए पहले विकल्प को यदि आप जांचेंगे तो एफ एक्स बराबर आप कॉस एक्स मान लेंगे और फिर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए एफ डैश एक्स आपके पास माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स माइनस का साइन एक्स हो गया। तो अब आपको देखना है कि एफ डैश एक्स कहां कहां 0 बन रहा है, क्योंकि सॉरी लेस देन 0 बनना है, क्योंकि आपको उन्हीं के बारे में बात करनी है जब दो निरंतर ह्रासमान हो, मतलब एफ डैश एक्स आपको 0 से छोटा ही करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का साइन एक्स 0 से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि साइन एक्स तो 0 से बड़ा हो जाना चाहिए, और आपको मिलेगा साइन एक्स 0 एक्स जब 0 से लेकर π/2 होता है तब होता है। तो आपको मिल रहा है कि यहाँ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। इसलिए x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f एक ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि जो ऑप्शन ए है अर्थात विकल्प ए है वो बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए अब हम अगले विकल्प पर भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपको सभी विकल्प ऐसे चेक करने पड़ेंगे। तो देखिए विकल्प बी में आपको दिया हुआ है y बराबर cos 2x,
तो अब देखिए यहां से आप कि जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा dy बटे dx बराबर, दाई तरफ अवकलन करेंगे तो देखिए cos का अवकलन माइनस का साइन 2x हो गया। अब आपको 2x का अवकलन करना पड़ेगा, तो ये आपने 2 कर दिया, तो यहां से ये आपके पास माइनस का 2 साइन 2x मिल गया। अब चूंकि आपको तो ये चुनना था कि ये फलन कहाँ कहाँ हासमान है, अर्थात आपको dy बटे dx को 0 से छोटा ही करना था, तो यहां से आपको माइनस का 2 साइन 2x 0 से छोटा करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा कि साइन का 2x 0 से बड़ा होना चाहिए। और आप पता लगाएंगे कि 2x जब जब आपके पास 0 से पाई होगा तब तब ये साइन 2x 0 से बड़ा होगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x जब जब आपके पास 0 से पाई बटे 2 होगा तब तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो x जब जब 0 से पाई बटे 2 होगा तब तब dy बटे dx 0 से बड़ा होगा, या आप बोल सकते हैं y एक निरंतर हासमान फलन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विकल्प B है वो भी अपने पास बिल्कुल सही है, तो यहां पर आप विकल्प B को भी बिल्कुल सही कर देंगे। अब बात आती है विकल्प C की। विकल्प C में आपको दिया हुआ है cos 3x, तो चलिए उसके लिए अब हम जांच करते हैं। तो आप विकल्प C में fx बराबर आपने cos 3x ले लिया। अब आपको दोबारा f डैश x निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए ये आपके पास माइनस का 3 साइन 3x हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो हासमान फलन के लिए बात करनी थी, अर्थात f डैश x आपको 0 से छोटा ही रखना था, तो देखिए जब आप f डैश x को 0 से छोटा करेंगे अर्थात आप माइनस का 3 साइन 3x को 0 से छोटा कर रहे हैं, जब आप इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो आपके पास मिलेगा कि साइन 3x तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और आप जानते हैं कि यदि साइन x 0 से बड़ा हो तो x 0 से पाई होना चाहिए, तो यहां पर आपके पास मिल जाएगा कि 3x 0 से पाई होना चाहिए। अर्थात यहां से आपको मिलेगा कि जब जब x 0 से लेकर पाई बटे 3 है तब तब आपके पास यह एक निरंतर हासमान फलन होगा। लेकिन आपको तो बोला गया था कि 0 से पाई के बारे में बात की गई थी, तो यहां से दिखाई दे रहा है कि 0 से पाई बटे 3 में तो f एक वर्धमान फलन है, सॉरी हासमान फलन है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पाई बटे 3 से पाई बटे 2 में जो एक बचा हुआ अंतराल है उसमें f एक वर्धमान फलन हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपसे 0 से पाई बटे 2 प्रॉपर अंतराल के लिए बोला गया था कि हासमान है, तो आपको यहां से समझ में आया कि विकल्प सी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो आप विकल्प सी को गलत कर देंगे। देखिए मैंने यहां पर क्रॉस का चिन्ह भी बना दिया है। अब हम अगले भाग पर चलते हैं, अर्थात विकल्प संख्या डी पर। विकल्प संख्या डी में आपको 10x दिया हुआ है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले y बराबर 10x लिख देते हैं। अब आपको dy बटे dx निकालने की जरूरत थी। चलिए जब आप 10x का अवकलन करेंगे तो आपको sec स्क्वायर x मिलेगा। अब देखिए, अब चूंकि आपको 10x एक हासमान फलन दिखाना है अर्थात dy बटे dx को नेगेटिव करना पड़ेगा, तो dy बटे dx लेस देन 0 करना पड़ेगा, तो आपको पता लगेगा कि dy बटे dx तो sec स्क्वायर x है, अर्थात sec स्क्वायर x 0 से छोटा होना चाहिए, तो आपने ये भी लिख दिया। अब आप ये देखिए sec स्क्वायर x है अर्थात sec x का होल स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं किसी संख्या का तो स्क्वायर है तो वो तो हमेशा धनात्मक होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो एक असमिका लिखी हुई है उसमें लिखा है कि यह एक ऋणात्मक होना चाहिए, तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप बोल देंगे x बिलोंग्स टू 5 होना चाहिए, अर्थात x एक रिक्त समुच्चय आ गया, इसका मतलब x का कोई भी मान संभव नहीं है। तो आपको यह भी समझ में आया कि जो विकल्प डी था वो बिल्कुल गलत विकल्प है, तो मैं विकल्प डी पर भी देखिए गलत का चिन्ह अर्थात क्रॉस का चिन्ह बना देता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकल्प ए और बी अपने सही आंसर हो जाएंगे, तो यहां से विकल्प ए और बी अपने पास सही विकल्प भी हमने निकाल दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में f(x) बराबर x की घात 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर हासमान फलन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर जो एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x की घात 100 प्लस साइन x माइनस 1 दिया हुआ है। अब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ है कि ये फलन तो आपको निरंतर हासमान रखना है, बस आपको अंतराल ढूंढना है कि किस अंतराल में यह फलन एक निरंतर हासमान फलन हो जाएगा।
तो देखिए आपके पास 4 विकल्प भी दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए जब आप इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 100 एक्स की घात 99 प्लस जब आप साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको ये कॉस एक्स मिल जाएगा। तो यहां से आपके पास एफ डैश एक्स तो आ गया। तो जब एफ डैश एक्स आ गया और आपको चूंकि ये फलन निरंतर हासमान रखना है तो यहां से आपको पता लगेगा कि एफ डैश एक्स तो आपको लेस देन 0 करना होगा। अब हम सभी विकल्पों को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प ए को चेक करते हैं। आपको दिया हुआ है x जब 0 से लेकर 1 हो। यहाँ x नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका मतलब यही होता है कि x का मान 0 से 1 के बीच में हो। तो जब जब आप x का मान 0 से 1 के बीच में दर्शाएंगे तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि cos x का ग्राफ कैसे बनता है। जब आप cos x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपके पास। यहां पर ये आपके पास π/2 होता है और जब आप इसको यदि हल करेंगे तो पाई का मान 3.14 होता है, बटे 2 करेंगे तो 1.57 आ जाएगा। इसी तरीके से ये मान आपके पास पाई होता है जिसको हल करने पर 3.14 के लगभग मान आ जाएगा और ये आपके पास 0 होता है। तो अब आप ये देखिए जब आपके पास एफ एक्स 0 से 1 है तब आपको एफ डैश एक्स देखना है कि कैसा होगा। तो एफ डैश एक्स देखेंगे तो देखिए जब आप x 0 से 1 है अर्थात x पॉजिटिव है तो x की घात यदि 99 करेंगे अर्थात धनात्मक की घात यदि आप 99 भी करेंगे तो वो धनात्मक ही आएगा। तो आपके पास ये तो एक धनात्मक संख्या बनी तो यहां मैंने पॉजिटिव लिख दिया प्लस आप देखिए यहां पर cos x है और x आपके पास 0 से लेकर 1 है। 1 को यहां तक बिंदु होगा तो आप देखिए 0 से लेकर 1 तक जब भी होगा तो cos x का ग्राफ तो केवल इतना ही है। तो आप देख रहे हैं cos x का ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर ही है अर्थात cos x भी आपके पास एक धनात्मक संख्या ही हो जाएगी। तो यहां से आपने देखा कि धनात्मक प्लस धनात्मक एक धनात्मक संख्या आएगी। इसका मतलब एफ डैश एक्स तो धनात्मक आया और आपको बोला गया था कि ये निरंतर हासमान है। तो अर्थात विकल्प ए बिल्कुल ही गलत है क्योंकि निरंतर हासमान के लिए आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स नेगेटिव होना चाहिए और आपके पास देखिए यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। तो विकल्प ए आपने बिल्कुल चेक कर लिया। अब बात करते हैं विकल्प बी की। तो विकल्प बी की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है x π/2 से पाई के बीच में है। तो देखिए आप विकल्प बी में आपको यही विकल्प था कि x π/2 से पाई के बीच में हो। तो यहां से आप देखिए कि π/2 का मान लगभग 1.57 होता है और पाई का मान लगभग 3.14 होता है। तो ये अभी हमने केवल लगभग मान लिखे हैं। तो देखिए जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो जो 100 एक्स की घात 99 है तो आप देखिए यहां से 100 में आप गुणा कर रहे हैं सबसे मिनिमम वैल्यू जो एक्स की होगी वो π/2 अर्थात 1.57 होगी और जब आप उसकी घात 99 करेंगे अर्थात वो तो 1 से भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये मैं 1.57 की घात 99 सबसे मिनिमम मान निकाल रहा हूं एक तरीके से। और जब आप cos x लिखाएंगे तो cos x तो आप जानते हैं -1 से 1 के बीच में ही होता है तो ये cos x रहा। तो आप यहां से देखेंगे कि ये वैल्यू तो हमेशा धनात्मक ही रहेगी क्योंकि cos x तो बहुत ही छोटा सा ऋणात्मक हो सकता है कि -1 से 1 तक और ये वैल्यू आप देखिए कि बहुत बड़ी आएगी 100 से भी ऊपर आएगी और ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही चलती रहेगी। तो जब आप रिजल्टेंट अर्थात सरलीकृत वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि ये तो पॉजिटिव आया। तो आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स तो नेगेटिव आना चाहिए निरंतर हासमान के लिए अर्थात विकल्प बी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अब हम विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी में आपको दिया हुआ है जब x आपके पास 0 से लेकर π/2 हो जाए। आप देख सकते हैं आपके पास विकल्प सी यही था। तो जब x 0 से π/2 हो जाएगा तो आपको एफ डैश एक्स लिखना होगा। तो देखिए x 0 से π/2 हो अर्थात π/2 मैं आपको बता चुका हूं कि 1.57 होगा लगभग। तो x का मतलब पॉजिटिव हुआ 0 से 1.57 अर्थात x एक धनात्मक संख्या है। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए जब आप धनात्मक संख्या की पावर 99 करेंगे तो वो एक धनात्मक संख्या ही आएगी। तो यहां से आपने ये तो लिख दिया प्लस अब आपको देखना है कि cos x का मान क्या क्या हो सकता है। तो आप देखिए 0 से लेकर π/2 में 0 से लेकर π/2 में cos x का ग्राफ आपके पास ये आ रहा है। आप देख सकते हैं मैं हरे वाले ग्राफ से दर्शा रहा हूं। तो ये आ रहा है अर्थात ये तो x से हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। जो x अक्ष है उससे हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ बनना है। तो इसका मतलब आपको पता लगा कि cos x भी हमेशा धनात्मक ही होगा।
तो धनात्मक प्लस धनात्मक एक धनात्मक संख्या ही आएगी। तो यहां से ये पता लगा कि तीसरे वाले विकल्प के लिए भी एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपसे तो हासमान फलन के बारे में बोला गया था, अर्थात एफ डैश एक्स तो नेगेटिव होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये विकल्प भी आपके पास बिल्कुल गलत है। तो यहां से आपके पास अंतिम विकल्प बचता है विकल्प डी, और वो एक सही मान आपके पास हो जाएगा। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 से 2 एक समवृत्त अंतराल है, अर्थात 1 और 2 दोनों सम्मिलित हैं अंतराल में। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान हो। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको जो फलन दिया गया है आप वो लिख लीजिएगा। आपको एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, आपने ये फलन तो लिख दिया। अब बात आती है, आपको अंतराल दिया गया था x आपके पास 1 से 2 के बीच में ही रखना है, या सम्मिलित भी कर सकते हैं आप 1 और 2 को। तो आप यहां से देखिए आपको बोला गया निरंतर वर्धमान फलन होना चाहिए, तो उसके लिए आपने सीखा है कि निरंतर वर्धमान अर्थात एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप एफ डैश एक्स निकालेंगे यहां पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर का यदि आप अवकलन करेंगे तो 2x आ गया, प्लस और ए एक्स का यदि आप अवकलन करेंगे तो a आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स जो 2x प्लस ए आया है वो आपके पास हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो चलिए अब हम उसको एक समीकरण बना देते हैं कि एफ डैश एक्स तो आपके पास हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि 2x प्लस ए आपके पास हमेशा 0 से बड़ा हो गया। तो यहां से आपको मिला कि x हमेशा माइनस ए बटे 2 से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए x तो आपके पास 1 से 2 के बीच में था, अर्थात आपको ये समझ में आया कि माइनस ए बटे 2 ये भी आपके पास 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चूंकि आपको न्यूनतम मान की बात की गई थी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब माइनस ए हमेशा 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा कि ए का मान हमेशा -2 से बड़ा होना चाहिए। तो ए का न्यूनतम मान बोला गया था, तो ए मिनिमम आपके पास -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रश्न में ए का न्यूनतम मान अर्थात ए मिनिमम आपके पास न्यूनतम हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि -1 से 1 जो कि एक समवृत्त अंतराल है से असंयुक्त एक अंतराल i है, तो सिद्ध कीजिए कि i में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटे एक्स से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान फलन होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो ये फलन दिया हुआ है आप उसको लिख लीजिएगा। आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटे एक्स। अब आपको निरंतर वर्धमान या निरंतर हासमान जब भी कुछ ऐसा बोलते हैं तो आपने सीखा है कि आप एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो देखिए जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आप x का अवकलन करेंगे तो देखिए आपके पास 1 आ जाएगा, और जब आप 1 बटे एक्स का अवकलन करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपने ये तो कर लिया। अब आपको एक लासापा लेना होगा एक्स स्क्वायर और 1 का, तो वो एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी एक कोष्ठक में और ए प्लस बी एक कोष्ठक में। तो यहां से देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप ये देखिए कि आपको तो निरंतर वर्धमान के बारे में बात करनी थी, तो यहां से आपको एफ डैश एक्स को हमेशा धनात्मक बनाना पड़ेगा, अर्थात आपको x माइनस 1 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर को हमेशा धनात्मक बनाना पड़ेगा। अब आप हर में देखिए, यहां पर हर में एक्स स्क्वायर है अर्थात किसी भी संख्या का स्क्वायर, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा धनात्मक ही आएगा। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है इस चिन्ह को निर्धारित करने में। इसका मतलब जो आपको हल करना है वो आपके पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, इसको ही हल करना होगा। तो इसके लिए आपने सीखा था कि आप संख्या रेखा पर बनाएंगे सबसे पहले। अब देखिए x माइनस 1 कहाँ 0 हो सकता है, तो आपको पता लगेगा कि 1 पर।
x प्लस 1 देखेंगे कि किस x की वैल्यू पर 0 हो सकता है, तो वो -1 है। अब आप सबसे पहले यहाँ पर प्लस चिन्ह रख देंगे। अब जब आप इस वाले अंतराल में आएंगे तो देखेंगे कि इस वाले जो 1 आया है, 1 आप देखेंगे इस वाले भाग से आया है, इस पर घात 1 है अर्थात विषम है, तो यहाँ पर आप साइन चेंज कर देंगे, तो आपने माइनस कर दिया। जब आप इस वाले अंतराल में जाएंगे तो देखेंगे कि -1 बीच में आ रहा है, और -1 आपके पास इस वाले भाग से आया है, इस पर भी घात 1 है अर्थात विषम है, तो यहाँ पर भी आप चिन्ह को बदल देंगे। तो यहाँ से आपको देखना होगा कि धनात्मक कहाँ पर है, तो आपको पता लगेगा कि f डैश एक्स यदि आपको धनात्मक चाहिए अर्थात x आपके पास -∞ से -1 होना चाहिए, या एंड मैं लिख सकता हूं 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आपने यहां से देखा कि इस अंतराल में आपके पास f डैश एक्स पॉजिटिव होगा अर्थात f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से देखिए आपसे प्रश्न में यही बोला गया था कि -1 से एक असंयुक्त अंतराल बोला गया था। तो असंयुक्त अंतराल का मतलब यही है कि आपको सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 से 1 वाला अंतराल घटा देना था, तो आपके पास वही अंतराल बचता जिस अंतराल में हमारा ये फलन f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन आया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) आपको दिया हुआ है log sin x, और आपको दिया हुआ है कि 0 से π/2 में ये एक निरंतर वर्धमान फलन है, और π/2 से π में यह एक निरंतर ह्रासमान फलन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप f(x) लिख लीजिएगा, और वो आपको दिया हुआ है log sin x। अब बात आती है कि आपको निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में बात की गई है इस प्रश्न में, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस फलन f(x) का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अर्थात अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए आप f डैश x निकालेंगे तो log sin x का अवकलन 1/sin x हो जाएगा, और अब आप sin x का अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ x नहीं था, तो उसका अवकलन आप जानते हैं कि cos x हो गया, और जब आप इसको थोड़ा सा सरल करके लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा cos x/sin x, जो कि cot x के बराबर हो जाता है। तो यहां से आपको f डैश x मिल जाएगा cot x के बराबर। तो अब आप ये देखिए f डैश x तो आपके पास cot x आ गया है, तो अब मेरे को निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में बात करनी है। तो f डैश x धनात्मक के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, अर्थात आपको पता लगेगा कि cot x तो धनात्मक होना चाहिए। तो यहां से पता लगेगा यदि x आपके पास 0 से लेकर π/2 अर्थात प्रथम चतुर्थांश में होगा तो आपके पास cot x धनात्मक भी होगा। तो यहां से पता लगेगा कि x जब 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा तब f(x) एक निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि जब जब x 0 से π/2 के बीच में है तब तब f(x) एक वर्धमान फलन है। अब बात करते हैं कि जब जब x कितना हो कि ये एक ह्रासमान फलन बन जाए, तो देखिए आपको f डैश x 0 से छोटा करना पड़ेगा अर्थात cot x 0 से छोटा करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जब जब x आपके पास द्वितीय चतुर्थांश में आएगा अर्थात π/2 से π के बीच में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश ही है, तब तब आपके पास f(x) एक निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करना था कि प्रथम चतुर्थांश अर्थात 0 से लेकर π/2 में निरंतर वर्धमान, और द्वितीय चतुर्थांश अर्थात π/2 से लेकर π में यह एक निरंतर ह्रासमान फलन होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने ये सिद्ध भी कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log mod cos x 0 से लेकर π/2 में तो निरंतर ह्रासमान होगा और π/2 से π में निरंतर वर्धमान होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो आपको एक फलन दिया हुआ है f(x) बराबर log cos x का मापांक अर्थात mod cos x आप बोल सकते हैं। तो आपको इसके बारे में निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान के लिए कहा गया है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको f डैश x निकालना पड़ेगा। तो जब आप f डैश x निकालेंगे अर्थात आप इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आपके पास 1/cos x आ जाएगा, और जब आप cos x का अवकलन करेंगे तो आपके पास माइनस का
साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए आपने अभी तक ये तो कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए माइनस चिन्ह तो यही रहेगा और ये साइन एक्स बटे कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। तो यहां से ये तो समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स का मान माइनस का टेन एक्स हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं ये कहां कहां निरंतर वर्धमान होगा और कहां कहां निरंतर ह्रासमान होगा। तो जब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा अर्थात आपको माइनस का टेन एक्स पॉजिटिव बनाना होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन एक्स आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से ये पता लगा कि x अगर आपके पास द्वितीय चतुर्थांश अर्थात पाई बटे 2 से पाई में होगा तो 10x नेगेटिव हो जाएगा अर्थात f डैश x पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि fx जो एक फलन है वो निरंतर वर्धमान फलन हो जाएगा। तो देखिए यही आपको सिद्ध भी करना था कि पाई बटे 2 से पाई में निरंतर वर्धमान फलन है, तो आपने ये सिद्ध भी कर दिया। अब बात करते हैं कि एफ डैश एक्स जो ये अपना माइनस टेन एक्स आया है वो कहाँ कहाँ नेगेटिव है अर्थात निरंतर ह्रासमान फलन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये माइनस का टेन एक्स हमेशा जीरो से छोटा होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि टेन एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए आपने ये तो लिख दिया। अब आपको टेन एक्स जीरो से बड़ा करना है, तो आपको ये समझ में आता है कि टेन एक्स जीरो से बड़ा तो पहले चतुर्थांश में होता है, तो जीरो से लेकर पाई बटे 2 यदि आप एक्स का मान ले लेंगे तो एफ एक्स उसमें हमेशा निरंतर ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो यहां से आपने इस वाले पार्ट को भी हल कर दिया कि जीरो से पाई बटे 2 में निरंतर ह्रासमान होगा और आपने उसको यहां पर सिद्ध कर दिया है। यहां पर लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि टेन एक्स जीरो से बड़ा जैसे मैंने यहां पर किया है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही अंतराल में ऐसा होता है। ऐसे तो बहुत सारे अंतराल हो सकते हैं कि टेन एक्स वहां पर जीरो से बड़ा हो, लेकिन चूंकि अपने को जीरो से पाई बटे 2 के बीच में ही सिद्ध करना था, इसलिए मैंने आपको केवल इसी अंतराल के बारे में बात की है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 एक वर्धमान है अर्थात वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा, ये आपके पास R दिया गया है अर्थात अंग्रेजी में रियल नंबर्स है और हिंदी में हम इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसको आप माइनस अनंत से प्लस अनंत तक भी बोल सकते हैं। तो आपको अब बोला गया था कि जो ये एफ एक्स आपको ये फलन दिया हुआ है वो एक निरंतर वर्धमान फलन है माइनस अनंत से अनंत में, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो आप एफ एक्स लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। आपने एफ एक्स तो लिख दिया। अब चूंकि आपसे वर्धमान के बारे में बातें कर रहा है तो आपने सीखा था कि उसके लिए सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये 3x² हो जाएगा माइनस, जब आप 3x² का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये 6x हो जाएगा, और जब आप 3x का अवकलन करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और जब आप माइनस 100 का अवकलन करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा। तो आपने ये कर दिया। थोड़ा सरल करने पर आप पाएंगे कि एफ डैश एक्स बराबर, देखिए जीरो तो ऐसे ही हट जाएगा और आप 3 को कॉमन पा रहे हैं, तो यहां से ये आपके पास x² माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। और आप यदि गौर से देखेंगे तो ये 3 तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपने एफ डैश एक्स का मान निकाल दिया, वो आपके पास 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया। अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स आपके पास पॉजिटिव या जीरो कहां कहां हो सकता है, क्योंकि आपसे वर्धमान के बारे में बातें की गई हैं। तो यहां पर एक बात ये भी समझ लें कि वर्धमान और निरंतर वर्धमान में क्या अंतर होता है। तो जब जब एफ डैश एक्स, मैं यही समझा देता हूं, जब जब एफ डैश एक्स जीरो या जीरो से बड़ा होगा तब आप बोलेंगे कि एफ एक्स एक वर्धमान फलन है, और अगर आपके पास एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा है हमेशा तो आप बोलेंगे कि एफ एक्स एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। तो आप देखिए यहां से आपको बोला गया है कि यह एक वर्धमान फलन है, इसको सिद्ध करना है। अर्थात आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स और वो लिखा है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा ही आएगा, और जीरो कहां पर आएगा, जब x का मान 1 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि एफ डैश एक्स का मान तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करने को बोला गया था कि एफ एक्स एक वर्धमान फलन है
R में अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं में। चलिए अब हम इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 19 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर गुणा e की घात माइनस एक्स एक वर्धमान फलन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर e की घात माइनस एक्स, ये आपको एक फलन दिया गया था। आपको ये भी बता दिया गया है कि वर्धमान फलन है। बस आपको क्या करना है कि आपको एक अंतराल निकालना है जिसमें ये वर्धमान बनेगा। तो सबसे पहले तो आप वर्धमान फलन या ह्रासमान जब भी ऐसी बात की जाएंगी तो आप उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए आप dy बटे dx निकालेंगे अर्थात दाएं पक्ष का भी आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिएगा और जब आप e की घात माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो देखिए e की घात माइनस एक्स आ गया और अब आप माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये माइनस का एक आ जाएगा प्लस अब आप e की घात माइनस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको 2x मिल जाएगा। तो आपने ये तो कर दिया। अब थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। तो देखिए e की घात माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो आपने ये कॉमन ले लेंगे और देखिए x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी एक x तो है ही तो आप इसको भी कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास आ जाएगा x e की घात माइनस एक्स, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस एक्स। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि dy बटे dx का मान x e की घात माइनस एक्स और कोष्टक में 2 माइनस एक्स है। अब चूंकि आपसे बोला गया है कि ये आपके पास निरंतर वर्धमान होना चाहिए अर्थात dy बटे dx को आप हमेशा 0 से बड़ा करेंगे। तो देखिए जब 0 से आप बड़ा करेंगे तो आप पाएंगे कि x e की घात माइनस एक्स और एक कोष्टक में 2 माइनस एक्स जो दिया है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि जो e की घात माइनस एक्स है अर्थात ये तो चरघातांकीय फलन है और आप जानते हैं कि कोई भी चरघातांकीय फलन हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो ये तो कुछ भी निर्भर नहीं करेगा इस पर, सब कुछ जो निर्भर करेगा वो हमारे पास x 2 माइनस एक्स पर निर्भर करेगा अर्थात मैंने इसी को ये लिख दिया। अब आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड जब भी होंगे तो आप संख्या रेखा सबसे पहले बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 लेस देन 0 क्योंकि आप देखिए मैंने इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है पूरे कोष्टक में से। तो देखिए एक तो आपको 2 बिंदु मिला और एक बिंदु 0 मिला। सबसे पहले आप इधर प्लस साइन बना देंगे। अब आप देखेंगे जब आप इस अंतराल में जाएंगे 2 से तो बीच में यहाँ पर 2 आया। अब 2 वाले पर तो एक घात है अर्थात ये विषम घात है तो आप यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस था तो आपने माइनस कर दिया। अब जब आप इधर जाएंगे तो बीच में 0 आएगा। 0 वाले पर भी देख रहे हैं कि घात 1 है अर्थात विषम है तो यहाँ पर भी आप चिन्ह को बदल देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर तो आपको जो चिन्ह चाहिए था वो लेस देन 0 का है अर्थात आपके पास लेस देन 0 का चिन्ह मिल रहा है x जब 0 से 2 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं ये अंतराल एक ऐसा है जिसमें एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो आपने देखा जब x लेस देन 0 x की वैल्यू जब 0 से 2 हो जाएगी तब आपके पास y एक वर्धमान फलन हो जाएगा क्योंकि आप वर्धमान फलन के लिए ही तो हल कर रहे थे कि dy बटे dx 0 से बड़ा हो जाए। तो उसके लिए आपने निकाला तो आपने इसको देखा तो x जब 0 से 2 हो जाएगा तब y एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो यहां से ये अपने पास आंसर भी हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था तो आपको इन सभी विकल्पों को देखना होगा। तो पहला विकल्प बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस अनंत से अनंत आया है। दूसरा विकल्प भी गलत है, तीसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा और आप देखिए चौथा विकल्प ही 0 से 2 है जो कि अपना आंसर भी आ रहा है। इस तरीके से विकल्प डी अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।